हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो बड़ो में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में फ्रेंड एक ही समय में किन किन वंशों का शासन रहा है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी सही तरीके से लिंक करने का कोशिश किया हूँ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि कब किस वंश का शासन कहाँ पे था और कौन किसके समकालीन थे। ये फ्रेंड डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। हम लोग अलग अलग करके गुप्ता पीरियड अलग पढ़ लेते हैं, तो उस समय गुप्ता पीरियड के समय में साउथ में किसका शासन था ये समझ नहीं पाते हैं। साउथ जब पढ़ने आते हैं तो पांड्य पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं चलता है कि उस समय नॉर्थ में क्या था। पांड्य किसके समकालीन थे, चोल किसके समकालीन थे, पल्लव ये किसके समकालीन थे। इस समय में उत्तर भारत में क्या चल रहा था, उत्तर भारत में जब हर्षवर्धन पढ़ते हैं तो नीचे में क्या चल रहा था। ये फ्रेंड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड मैं सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। फ्रेंड, तो कोशिश करूंगा फ्रेंड कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको इस पूरे इतिहास के लिंक को मैं आपको समझा पाऊं। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले भारत में आप जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फ्रेंड, बहुत पहले लगभग 2700 BC की बात है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन मतलब खत्म होने के बाद फ्रेंड भारत में वैदिक काल की स्थापना हुई। आर्यन लोग आए, आप जानते हैं कि आर्यन इंडिया के अंदर आए और वैदिक काल की स्थापना की। फ्रेंड, मैं बता दूं वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डाउट काफी अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वैदिक काल की स्थापना हुई फ्रेंड, और वैदिक काल के लास्ट होने के बाद लगभग 600 BC में वैदिक काल लगभग समापन पे था। उस समय पूरे भारत में महाजनपद की स्थापना हुई और महाजनपद पूरे भारत 16 महाजनपद में विभक्त था। फ्रेंड, ध्यान रखेंगे लगभग सारे महाजनपद भारत के उत्तरी क्षेत्र में थे। दक्षिण में सिर्फ एक महाजनपद था फ्रेंड, उसका नाम था अस्मक। अस्मक जिसकी राजधानी पोतन थी, ये गोदावरी नदी क्षेत्र में विकसित था। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि महाजनपद काल में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अस्मक था। महाजनपद काल जब खत्म हुआ फ्रेंड, तो पूरे भारत में एक वंश की स्थापना हुई। पहली बार पूरे भारत में एक वंश की स्थापना हुई जिसको बोला गया फ्रेंड हर्यंक वंश। इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था, आपको ये बात पता होगा। फिर आगे चल के फ्रेंड जो हर्यंक वंश के लास्ट शासक थे उनका नाम था नागदशक। नागदशक के ही अमात्य शिशुनाग थे। तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालासूत ये सब काफी इंपॉर्टेंट राजा हैं, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। मेरा इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड इतिहास को लिंक करना, जोड़ना, किस वंश को किससे किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्या आया। फ्रेंड, इससे रिलेटेड जो फैक्ट होगा इन डिटेल में अगले वीडियो में एक एक करके हर एक साम्राज्य का मैं पढ़ा दूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में आप फैक्ट की चिंता ना करें, बस समझें कि हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई भारत के अंदर। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने किया, हर्यंक वंश के ही राजा नागदशक को मार के, इसी के क्षेत्र पे। और शिशुनाग वंश के बाद भारत में इसके क्षेत्र पे ही नंद वंश की स्थापना हुई जो महापद्मनंद ने किया। समझ में आ रहा है फ्रेंड? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और नंद वंश के ही लास्ट शासक थे धनानंद, और धनानंद को ही मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मौर्य वंश फ्रेंड्स चला 321 से लेके लास्ट तक में, बहुत समय तक चला, लगभग 100 समथिंग तक चला, 190 तक शायद चला मौर्य वंश, एक बार आप चेक कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मौर्य वंश 321 से लेकर 231 BC तक पूरे भारत में इसका कब्जा था। लगभग मौर्य वंश में का फ्रेंड साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके इधर म्यांमार तक और उधर कश्मीर से लेके इधर कन्याकुमारी तक 321 से 231 BC तक ये लगभग पूरे भारत पे कब्जा किए हुए थे। 231 तक आते आते तो पूरे भारत पे कब्जा हो गया था इनका। लेकिन 231 BC के बाद मौर्य वंश के ही कुछ क्षेत्रों पे, दक्षिण वाले क्षेत्रों पे, आप देखिएगा, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का शासन खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड, लेकिन मौर्य वंश के ही 231 BC में मौर्य वंश के ही दक्षिणी क्षेत्रों पे 4 वंश का उदय हो गया। तो दक्षिण भारत का यह प्राथमिक चरण है इतिहास का कि दक्षिण भारत में पहली बार 4 वंश का उदय हुआ फ्रेंड, छोटा छोटा साम्राज्य।
231 बीसी के बाद। देखिए पहला है सातवाहन, आप समझ रहे हैं, पहली बात है सातवाहन की स्थापना हुई किस क्षेत्र में, दक्कन वाले क्षेत्र में। दूसरा है चोल साम्राज्य की स्थापना हुई किधर, तमिलनाडु के ऊपरी भाग में, समझ में आ रहा है, जिसको दक्षिण पूर्व बोला गया है, लेकिन आप समझिए कि पूरा तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग में चोल वंश की स्थापना हुई, और तमिलनाडु के ही दक्षिणी भाग में पांड्य वंश की स्थापना हुई, और केरल में चेर वंश की स्थापना हुई। कब, 231 बीसी के बाद। समझ में आ रहा है, उस समय भी मौर्य वंश था ही फ्रेंड, ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश का लास्ट शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का ही एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की 184 में। आप समझिएगा कि शुंग वंश की जब स्थापना हुई थी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो चल रहा था सातवाहन, चोल, पांड्य और चेर, तो आप समझ लीजिए कि सातवाहन, चोल, पांड्य, चेर मौर्य वंश के ही समकालीन है, शुंग वंश के भी समकालीन है, क्योंकि मौर्य वंश के खत्म होने के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सातवाहन, चोल, पांड्य, चेर है। आप समझिए कि शुंग वंश की जब स्थापना हुई फ्रेंड, तो उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम में ग्रीक, यूनानी ग्रीक के आप नाम सुने होंगे, हिंदी यूनान जिसको बोलते हैं, हिंदी यूनान का आप नाम सुने होंगे फ्रेंड, है ना, उसकी स्थापना हो चुकी थी। किधर, उत्तर पश्चिम में हिंद यूनान, जिसको इंडो यूनानी बोलते हैं, तो उसकी स्थापना फ्रेंड हो चुकी थी। वो शुंग वंश के ही समकालीन है। शुंग वंश के समय में उत्तर भारत में शुंग वंश, उत्तर पश्चिम में उसी समय हिंद यूनान, दक्षिण में सातवाहन, चोल, पांड्य, चेर चल रहा था फ्रेंड। शुंग वंश के बाद से शुंग वंश का जो सबसे लास्ट शासक है फ्रेंड, उसका नाम था देवभूति। देवभूति की ही हत्या कर दी गई वासुदेव के द्वारा, और स्टार्ट किया गया और वंश की स्थापना किया गया कन्नौ वंश की। कन्नौ वंश के समय फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश का जो एक शासक था वो इंडो यूनानिक, हिंद यूनानी शासक मिनांडर, उसको हराया था फ्रेंड। कौन, पुष्यमित्र शुंग, उसको हराया था। तो हिंद यूनान वंश का तो खत्म, समापन हो गया। जब कन्नौ वंश की स्थापना हुई शुंग वंश के बाद, तो वहां पे जो इंडो यूनानी था उस क्षेत्र पे, मतलब उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पे, वहां पे फ्रेंड स्थापना हुई किस वंश की, कुषाण वंश की। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कन्नौ वंश के बाद कुषाण वंश की स्थापना होती है फ्रेंड। तो उत्तर भारत में कन्नौ वंश, उत्तर पश्चिम में कुषाण वंश की स्थापना हुई। कन्नौ वंश के बाद पूरे भारत पे लगभग कुषाणों का, पूरे भारत पे नहीं मतलब उत्तर भारत पे, जहां पे कन्नौ का भी शासन था, वहां पे भी कुषाणों का अधिकार हो गया फ्रेंड। तो आप समझेंगे कि पूरे उत्तर भारत में कुषाणों का शासन हो गया। उसके बाद कुषाण का शासन 50 बीसी से लेकर 237 सी तक रहा, मतलब कि ईसा के जन्म के बाद तक। उसके बाद कुछ क्षेत्रीय राजा का शासन रहा जब कुषाण वंश का समापन हुआ तो, और तब उसके बाद जाके गुप्त वंश की स्थापना हुई फ्रेंड। गुप्त वंश की स्थापना 321 सी में हुआ फ्रेंड, है ना, आफ्टर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई। आप यहां तक अभी तक हम समझ गए कि वैदिक काल से गुप्त काल तक तो मैं फ्रेंड आपको समझा दिया हूं, उस समय से लेकर दक्षिण भारत में। चलिए दक्षिण भारत में क्या क्या हो रहा था उसी समय ये भी हम देख लेते हैं। सातवाहन वंश जो था फ्रेंड, और चोल, पांड्य और चेर था। देखिए सातवाहन वंश जो 231 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में जिसकी स्थापना हुई थी, आगे चल के 250 सी में, मतलब आफ्टर क्राइस्ट, कॉमन इरा बोलते हैं, सी का मतलब कॉमन इरा होता है, और उसको BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन इरा। तो 250 सी में इस क्षेत्र पर वाकाटक वंश की स्थापना हुई। देखिए वाकाटाका जो वंश था, किसके क्षेत्र पर इसकी स्थापना हुई, सातवाहन के क्षेत्र में। सातवाहन वंश के ही क्षेत्रों पे वाकाटाका वंश की स्थापना हुई, और सातवाहन का क्षेत्र क्या था, दक्कन। तो दक्कन क्षेत्र में ही वाकाटक वंश की स्थापना हुई। समझ में आ रहा है फ्रेंड। और लगभग 250 सी में ही जो चोल साम्राज्य था फ्रेंड, उसी के स्थान पे कालभ्रंश, एक कालभ्रंश वंश था, उसका स्थापना हुआ चोल। मतलब चोल कहाँ था, दक्षिण पूर्व, हम आपको बताए थे तमिलनाडु के उत्तरी पार्ट में। तो तमिलनाडु के उत्तरी पार्ट में ही कालभ्रंश की स्थापना हो गई, ठीक है। और पांड्य जो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग था, उस पे 358 बीसी तक आते आते कालभ्रंश उस पे भी कब्जा कर लिया, और 358 सी तक आते आते पूरे चोल पे भी कालभ्रंश कब्जा कर लिया। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि कालभ्रंश की स्थापना तो हुआ था 250 सी में, चोल जहां पे था उसके जगह पे, लेकिन
358 तक आते आते लगभग पूरे तमिलनाडु पे, क्योंकि चोल और पांड्य, चोल तमिलनाडु के उत्तरी पार्ट में और पांड्य तमिलनाडु के दक्षिणी पार्ट में, और इस दोनों पे 358 बीसी तक आते आते 358 सीई तक आते आते काल वंश का कब्जा हो गया था। ये जो चेर वंश है, चेर वंश पे 346 बीसी तक आते आते कदम्स का कब्जा हो गया था फ्रेंड। यहां पे बीसी लिख दिए हैं, सॉरी, यहां पे फ्रेंड होगा सी, ठीक है। 346 सी तक आते आते कदम्स का कब्जा हो गया था, और लगभग आगे चलकर इस चेर पे भी, चेर के भी कुछ पार्ट पे कालभ्रंश और कुछ पार्ट पे चालुक्य। देखिए पहली बार चालुक्य वंश की स्थापना हुई किसके क्षेत्र में? चेर के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे आप कि केरला के पार्ट में ही, केरला के उत्तरी भाग में चालुक्य वंश की स्थापना हुई फ्रेंड, ठीक है। चालुक्य जो वंश की स्थापना हुई उसमें ये जो वाकाटाका वंश है, तो वाकाटाका वंश का कुछ क्षेत्र और केरल, चेर का भी, जिस पे चेरों का शासन था, तो केरल का कुछ पार्ट, इन दोनों के पार्टों को मिला के थोड़ा सा छोटा पार्ट में पहली बार चालुक्य वंश की स्थापना हुई फ्रेंड। समझ में आ रहा? लेकिन 554 सी तक आते आते फ्रेंड चोल, पांड और केरल, तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, मतलब कि चोल, पांड, चेर, इन तीनों के साम्राज्य पे कालभ्रंश का कब्जा हो गया था। तो समझिए कालभ्रंश का कितना विस्तार हो गया था। 554 सी तक आते आते तीनों वंश पर इसका शासन हो गया था। आगे देखेंगे कि सातवाहन के क्षेत्र पे वाकाटाका वंश की स्थापना हुई थी। आगे चल के वाकाटाका के कुछ क्षेत्र पे चालुक्य वंश, हम आपको बताएं, यहाँ पे कनेक्ट करवाए थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चालुक और यहाँ पे भी चालुक, तो ये चालुक्य वंश और ये चालुक्य वंश, तो केरल के ही कुछ पार्ट को मिला के, और वाकाटाका वंश का जो दक्कनी क्षेत्र था उसके कुछ भाग को मिला के चालुक्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। 600 में आते आते पूरे क्षेत्र पे, पूरे दक्कन वाले पार्ट पे फ्रेंड चालुक्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। तो आप ध्यान देखेंगे सातवाहन वाले क्षेत्र पर वाकाटाका, वाकाटाका के बाद उसी के क्षेत्र पे चालुक्य वंश की स्थापना हुई 600 में फ्रेंड, ठीक है। यहां पे आएंगे कि लगभग 554 तक तो कालभ्रंश का तीनों पर स्थापना हो गया था, लेकिन ज्यादा दिन तक कालभ्रंश शासन कर नहीं पाया। लगभग 50-60 साल के बाद ही आप देखिए कि 600 सीई में, यहां पे 600 सीई में सातवाहन के क्षेत्र पे चालुक्यों का शासन, चोल और पांड्य दोनों के क्षेत्र पे फ्रेंड, चोल और पांड्य दोनों के क्षेत्र पे 600 सीई में पल्लव वंश की स्थापना हुई। आप समझ रहे हैं, मतलब कि तमिलनाडु में पल्लव वंश की स्थापना हुई 600 सीई में। और जहां पे यहाँ पे कालभ्रंश और चालुक्य का शासन था चेर वाले, केरल वाले स्थान में, तो चेर के वाले साम्राज्य में, तो चेर साम्राज्य की जगह पे पांड्य वंश की स्थापना हुई फ्रेंड। समझ में आ रहा? तो आपको 600 सीई तक हम आपको गुप्ता पीरियड वहां पहुंच गए थे हम। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि देखिए गुप्त वंश स्टार्ट हो गया 321 से 467 तक गुप्त वंश चला, लेकिन ये स्कंद गुप्त का शासन है 467 तक। आगे भी गुप्त वंश चला था, 600 तक चला था गुप्त वंश। तो यहाँ तक हम लोग उत्तर भारत में 600 सी तक आ गए और दक्षिण भारत में 600 सी तक। देखिए तो दक्षिण भारत का हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले कि जो 4 साम्राज्य था वो 3 साम्राज्य में सिमट के रह गया। सातवाहन जिस पे कब्जा किए हुए थे उसी क्षेत्र पे चालुक्य आ गया, चोल और पांड्य दोनों को मिला के एक उस पूरे क्षेत्रों पर पल्लवों का शासन हो गया, और केरल वाले क्षेत्र पे जिस पे चेरों का शासन था वहां पे पांड्य वंश की स्थापना हो गई फ्रेंड। तो आशा करते हैं कि इतना तो आप लोग कनेक्ट कर लिए होंगे। वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा फ्रेंड, तो फिर आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से लिंक कर करके देख ले, क्या कि मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे अब गुप्ता वंश, फिर हम उत्तरी भारत में चलते हैं। फिर 600 में दक्षिण भारत में भी 600 कॉमन इरा में पहुंच गए और उत्तर भारत में भी 600 कॉमन इरा में पहुंचे हुए। देखिए गुप्त वंश में क्या हुआ कि 600 में फ्रेंड गुप्त का जो क्षेत्र था उसके पूर्वी क्षेत्रों पे गुप्त वंश की जगह पे कन्नौज का शासन आया। फिर कन्नौज में मौखरी था। आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश का जो क्षेत्र था उसके पूर्वी क्षेत्रों पर कन्नौज का शासन हो गया और पश्चिमी क्षेत्रों पे थानेश्वर का पुष्यभूति का शासन हुआ। थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई फ्रेंड, उसकी स्थापना पुष्यभूति ही किया था। समझ में आ रहा? तो गुप्त वंश का जो क्षेत्र था उस पर 2 साम्राज्य का उदय हुआ, पूरब में कन्नौज और पश्चिम में थानेश्वर का पुष्यभूति। तो 600 बीसी तक हम लोग उत्तर भारत में क्या देखें, उत्तर भारत में देखें कि पश्चिम में थानेश्वर का पुष्यभूति और पूरब में कन्नौज का शासन आ गया, मौखरी का। और दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य हम लोग यहाँ देखें 600 तक में, चालुक्य, पल्लव और पांड्य।
तो अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं। देखिए 600 से लेके 750 एडी तक, फिर हम लोग देखेंगे 150 साल का इतिहास। उत्तर भारत में फ्रेंड देखिए क्या था, थानेश्वर का पुष्यभूति हम आपको बताए थे, और कन्नौज का मौखरी, ये गुप्त वंश का ही जो क्षेत्र था उसी पर कब्जा था इन दोनों का, गुप्त वंश खत्म हो गया था। और देखिए दक्षिण भारत में कांची के पल्लव, कांची कहाँ है, तमिलनाडु में, तो वहां पे पल्लवों का शासन। बादामी के चालुक्य, बादामी कहाँ है, कर्नाटक दक्कन वाले क्षेत्र में, वहां पे चालुक्यों का शासन। और मदुरई का पान, मदुरई कहाँ है, केरला में, तो वहां पे पांड्यों का शासन। आप देख लिए ये तीनों दक्षिण भारत में, समझ रहे हैं आप। आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए बादामी के जो चालुक्य थे फ्रेंड वहां पे, और कांची के जो पल्लव थे, तो देखिए कांची के जो पल्लव मतलब तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे 853 ईस्वी तक आते आते इस वाले क्षेत्र पे चोलों का शासन आ गया, फिर से चोल वंश का ही स्थापना हो गई। आप पहले पढ़े होंगे तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए चोल है ना। चोल कहाँ था जब इसकी स्थापना हुई थी बहुत पहले, तो ये जब आया था तो चोल जो था वो सिर्फ तमिलनाडु के उत्तर भाग में था, लेकिन 853 सी में चोलों का किस पे शासन हो गया, पूरा पल्लव पे, मतलब पूरे तमिलनाडु पे चोल का शासन हो गया फ्रेंड। और 924 ईस्वी तक आते आते फ्रेंड चोल का शासन पल्लव के भी क्षेत्र पे और पांड्य इन दोनों के क्षेत्र पे, मतलब कि चोल का साम्राज्य बढ़ गया, तमिलनाडु और केरला दोनों में चोल वंश का साम्राज्य बढ़ गया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 750 बीसी तक तो फ्रेंड थानेश्वर और कन्नौज के मौखरी का शासन रहा ही, लेकिन 750 के बाद भारत के उत्तर में दो वंश की स्थापना हुई। पहले तो समझिए आप, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश की, ठीक है फ्रेंड। तो गुर्जर प्रतिहार पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में पाल वंश की स्थापना हुई। उसी के समय काल में फ्रेंड देखिए 753 है ना, देखिए यहाँ पे 750 और यहाँ पे 753 दक्षिण में। दक्षिण में क्या हुआ, बादामी को जो चालुक्य थे फ्रेंड उसी के क्षेत्र पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। तो देखिए 750 सी में, एडी में, उत्तर भारत में कौन कौन था, उत्तर पूर्व में पाल, उत्तर पश्चिम में प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, और बादामी मतलब कि दक्कन वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट। तो ये तीनों समकालीन है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। और फिर आप आगे पढ़ेंगे भी कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों का क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को लेकर। आप तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं फ्रेंड सारा कुछ पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। तो देखिए राष्ट्रकूट हुआ, राष्ट्रकूट का कब्जा हो गया बादामी के चालुक्य पे। आगे बढ़कर फ्रेंड क्या हुआ कि 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट के क्षेत्र पे ही वेस्टर्न चालुक्य का फिर से कब्जा हुआ। बहुत सारे लोग फ्रेंड जब पढ़ते हैं इतिहास तो उनको समझ में नहीं आता है कि पहले चालुक्य था, फिर उसी का चालुक्य वंश का ही जो अंतिम राजा था उसी का तो हत्या कर दिया था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग उसको मार के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। फिर लोग पढ़ने लगते हैं वेस्टर्न चालुक्य, तो उनको समझ ही में नहीं आता कि चालुक्य पहले था फिर बाद में आ गया। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि 972 ईस्वी में फिर से राष्ट्रकूट जो थे उसी के जगह पे, मतलब दक्कन वाले क्षेत्र पे वेस्टर्न चालुक्य का कब्जा हो गया फिर। और वेस्टर्न चालुक्य के ऊपर आगे चल के लगभग 1190 ईस्वी में वेस्टर्न चालुक्य जो दक्कन का क्षेत्र था उसपे यादव वंश कुछ भाग पे और कुछ भाग पे होयसल वंश की स्थापना हुई। और यादव वंश आगे चल के इस क्षेत्र पे, यादव वंश वाले क्षेत्र पे काकतीय वंश का विस्तार हुआ, जिसपे आप जानते हैं कि महारानी रुद्रमा देवी थी काकतीय वंश की। तो यादव वंश के ही क्षेत्र पे काकतीय वंश का स्थापना हुआ। यहाँ पे हम आएंगे फ्रेंड, तो देखिए 924 तक तो हम आपको बता दें कि कांची के पल्लव और मदुरई के पांड्य इन दोनों पे चोलों का शासन हो गया था। 1224 में इसके कुछ भाग पर लैटर पांड्य का कब्जा, और 1280 में पूरे क्षेत्र पर पांड्य का कब्जा। मतलब कि 1280 तक आते आते फ्रेंड यहाँ पे पूरे भाग पे किसका कब्जा हो गया था, पांड्य का। मतलब कि कांची के पल्लव, मदुरई का पांड्य, इन दोनों क्षेत्रों पे चोलों का जो शासन था, तो चोलों को हटा के पांड्य का कब्जा फिर से हो गया फ्रेंड। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में क्या क्या चल रहा था। यहाँ पे देखिए 1206 ईस्वी तक आते आते फ्रेंड यहाँ पे भारत में तो उत्तरी भाग में तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो गया था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक कर दिया था। मतलब पाल, प्रतिहार सब खत्म हो गया 1206 तक, और यहाँ पे भारत के उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक नहीं था फ्रेंड, आप समझ रहे हैं। गुलाम वंश इतना मजबूत नहीं था कि उसका विस्तार दक्षिण तक हो, इसीलिए उत्तर भारत में तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो चुका था, लेकिन इसके समकालीन दक्षिण भारत में वहां का जो क्षेत्रीय वंश था
उसी का शासन चल रहा था। इसीलिए तो आप देखते हैं 11 यहाँ देखिए 1280 में पांड्य का कब्जा हो गया था इस क्षेत्र पे। यहाँ पे 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1280 में पांड्य कब्जा कर लिया। उस समय तक तो चोल का ही शासन था यहाँ, अब पांड्य का शासन हो गया। 1190 तक राष्ट्रकूट का जो जगह था जिसपे वेस्टर्न चालुक्य कब्जा कर लिया था, तो वेस्टर्न चालुक्य के ही क्षेत्र पे यादव वंश और होयसल वंश का स्थापना हो गया था, और इसी के क्षेत्र पे काकतीय वंश का स्थापना हो गया। और आगे चल के फ्रेंड 1328 ईस्वी में गोंडवाना राज्य को छोड़ के सभी क्षेत्र पे दिल्ली सल्तनत का फ्रेंड कब्जा हो गया। अब हम लोग फ्रेंड दिल्ली सल्तनत से इतिहास को आगे देखेंगे फिर से, क्योंकि अभी इतना ही इतिहास जो था फ्रेंड काफी कंफ्यूजन था, काफी कंफ्यूजन भरा था कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि कौन पाल, कौन प्रतिहार, कौन पल्लव है, चोल कहाँ है, यादव वंश कहाँ, होयसल कहाँ आया, इसमें फ्रेंड कुछ समझ ही में नहीं आता था। तो यहाँ तक तो फ्रेंड हम लोग दिल्ली सल्तनत तक पहुंचा दिए हैं। 1328 तक पूरा भारत फिर से दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गया। तो पहले हम स्टार्ट किए थे मौर्य वंश। मौर्य वंश के समय फ्रेंड पूरा भारत पर एक ही वंश का शासन था, मौर्य वंश। उसके बाद पूरा साम्राज्य बटा। उसके बाद आके 1328 में फिर से पूरे भारत पे दिल्ली सल्तनत का कब्जा, मतलब कि पूरे भारत पे फिर से एक ही वंश का स्थापना हुआ 1328 में। मौर्य वंश के बाद आप ध्यान रखेंगे कि 1328 में ही पूरे भारत पे किसी एक वंश का स्थापना हुआ जो दिल्ली सल्तनत का था। फ्रेंड समझ में आ रहा है आपको? तो आप आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेंड जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो को मैं आप तक पहुंचाते रहूं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार अच्छे से आप देख के खुद से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड, आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, आपको इतिहास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड चलिए आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड।